Hi everyone, from this lecture onwards, we are going to study the subject strength of materials, which is also known by the name solid mechanics, mechanics of solid, mechanics of deformable bodies. Because we are going to study about the deformable bodies in this subject, so the name mechanics of deformable bodies. Okay, so what is this solid mechanics or strength of materials? It is the branch of science which deals with the study of the behavior of materials when it is subjected to external loading. Here, load can be in form of force or movement. Whenever any body is subjected to external loading, loading can be in the form of force or in the form of movement. So, what behavior those bodies will exhibit? That behavior we will we used to study in this branch of science which is known by the name strength of materials. हम materials का behavior देखते हैं whenever they are subjected to external loading either force or movement कि वो किस तरीके से behave करेंगे और उनमें से भी अगर further classify करेंगे तो deformable materials का behavior हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में कि deformable materials कैसे behave करेंगे upon application of external loading either force or movement. That's it. Okay. So in this subject, we will study about the behavior of the deformable bodies when they are subjected to external loading, either force or moment. So we know that each member of structure, जैसे कि बी कोई भी मेंबर हो स्ट्रक्चर का, बीम हो या फिर कॉलम हो या फिर फाउंडेशन हो, डैम्स हो, पेमेंट हो, these all are made of different materials which could be rigid material or deformable materials. ये कोई भी स्ट्रक्चर आप उठा लो और उसका कोई भी मेंबर ले लो, वो कोई ना कोई मटेरियल से बना हुआ रहेगा. उन मटेरियल्स को we can broadly classify into rigid material and deformable material. So the next question is, what is rigid material and what is deformable material? So rigid material वो materials होता है which does not undergo any change in the geometry. शेप या साइज में कोई चेंज नहीं होगा अपॉन एप्लीकेशन ऑफ द लोड. अगर आपने किसी भी रिजिड मटेरियल पर लोड अप्लाई किया है तो उसके ना तो शेप में चेंज होगा ना उसके साइज में चेंज होगा, तो उसको आप रिजिड मटेरियल बोल दोगे. ठीक है. और वी कैन से दैट अगर कोई मटेरियल रिजिड बॉडी में या फिर उसके ऊपर या अंदर दो पॉइंट्स लेते हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करके रखते हैं तो दैट डिस्टेंस विल रिमेन सेम आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि लोड अप्लाई करने के बाद में उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया. जो डिस्टेंस पहले था लोड अप्लाई करने से पहले वही डिस्टेंस बाद में रहेगा. ठीक है. तो वो रिजिड मटेरियल हो जाएगा. अगर डिफॉर्मेबल बॉडी मटेरियल की बात करें तो डिफॉर्मेबल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें चेंज इन शेप या साइज हम ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड. अगर किसी मटेरियल का शेप या साइज में चेंज ऑब्जर्व कर रहे हो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड देन दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिफॉर्मेबल मटेरियल्स. और वी कैन से दैट if the distance between the 2 points changes before and after application of load then that will come under the category of deformable material. ठीक है. तो हमने रिजिड और डिफॉर्मेबल मटेरियल का देख लिया है कि रिजिड मटेरियल एप्लीकेशन ऑफ लोड के बाद में शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि डिफॉर्मेबल मटेरियल में लोड अप्लाई करने के बाद में शेप और साइज में चेंज आ जाएगा. ठीक है. नाउ एक नोट के टर्म में आप लोग ध्यान में रखना कि आइडियल रिजिड बॉडी का जो कंसेप्ट है दैट इज हाइपोथेटिकल. एंड ये हाइपोथेसिस क्यों बनाई जाती है? टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन. एक्चुअल में देखो तो कोई भी आइडियल रिजिड बॉडी नहीं होती है. दैट कंसेप्ट इज हाइपोथेटिकल ओनली. ओके. बट फिर भी ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी रहे. फॉर एग्जांपल अगर इस फ्रेम में ए बी सी डी में हम बी सी को रिजिड मान लेते हैं तो आफ्टर एंड लेट अस से दैट सम लोड इज अप्लाइड हियर, पी लोड इज अप्लाइड हियर. सो ये एक फ्रेम किसी न किसी से कुछ ना कुछ डिफॉर्म शेप लेगा. अब because BC is rigid, so the distance between B and C will remain same
बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग लोड, तो बिफोर अप्लाइंग लोड BC था और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड B डैश C डैश हो गया। तो जितना ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ गया है, B से B डैश गया, उतना ही ये डिस्टेंस C से C डैश रहेगा। तो ये डेल्टा डिस्टेंस हमारे पास सेम आ जाएगा, तो इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो रिजिड मटेरियल का जो कंसेप्ट हम इसलिए यूज करते हैं फॉर मेकिंग आवर कैलकुलेशन सिंपल। ओके, सिमिलरली एक स्विंग ले लो और ये दो रोप्स हैं जो कि डिफॉर्मेबल बॉडी है और ये एक ब्लॉक है जो कि रिजिड बॉडी मान लो इसको। तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड जो डिस्टेंस ए और बी में पहले था बिफोर अप्लाइंग लोड, वही डिस्टेंस ए डैश बी डैश में रहेगा आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड बिकॉज दिस ब्लॉक इज रिजिड। सो ए बी इज टू ए डैश बी डैश। बट डिफॉर्मेबल को देखो, ए बी हमारा डिफॉर्मेबल बॉडी है, तो पहले दो पॉइंट ले लिया 1 और 2, लोड अप्लाई किया, दोनों पॉइंट्स 1 डैश 2 डैश पर शिफ्ट हो गए। तो डिफॉर्मेबल है इसलिए डिस्टेंस between two points before and after application of load सेम नहीं रहेगा, तो 1 2 will not be equal to 1 dash 2 dash। ओके, नेक्स्ट है assumptions in strength of materials। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम कुछ assumptions यूज करते हैं। फर्स्ट assumption है कि the material is considered to be homogeneous। अब homogeneous का मतलब क्या होता है? कोई भी मटेरियल को हम homogeneous तब कहते हैं when it exhibit same elastic properties at any point in given direction। Okay, it means ये suppose this is a material and we are saying that it is a homogeneous material। तो कोई भी पॉइंट उठा लो आप 1 2 3 और कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लो, लेट अस से एक्स डायरेक्शन इधर ले ली हमने। तो इस एक्स डायरेक्शन में हर पॉइंट पर आपकी इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम रहेगी। इट तब ये हम कहेंगे कि ये मटेरियल होमोजेनियस है। इट मीन्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनियस मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट। डायरेक्शन आप सेम लो और किसी भी पॉइंट पर देख लो तो आपको सेम प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, दैट मीन्स दैट इज होमोजेनियस मटेरियल। ओके, नेक्स्ट है आइसोट्रोपिक मटेरियल। द मटेरियल इज कंसिडर्ड टू बी आइसोट्रोपिक, इसका मतलब क्या हुआ कि मटेरियल सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है इन ऑल द डायरेक्शंस एट अ गिवन पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट लो और कोई भी डायरेक्शन देख लो आप, तो सारी डायरेक्शंस में आपको सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी मिलेगी। इट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोट्रोपिक मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, होमोजेनियस में हमने डायरेक्शन फिक्स करी थी, पॉइंट कोई सा भी ले लिया था। आइसोट्रोपिक में हमने पॉइंट फिक्स किया और डायरेक्शन कोई सी भी ले ली। ठीक है, तो होमोजेनियस में कोई सा भी पॉइंट ले लो बट सेम डायरेक्शन में सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी मिलेगी। एंड आइसोट्रोपिक में कोई सी भी डायरेक्शन ले लो बट सेम पॉइंट पर चारों सारी डायरेक्शंस में आपको सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, तो होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक क्लियर है आपका। नेक्स्ट है कि होमोजेनियस मटेरियल नीड नॉट टू बी आइसोट्रोपिक, और जरूरी नहीं कि आइसोट्रोपिक मटेरियल है तो वो होमोजेनियस भी है। ओके, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इस तरीके से आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे तो 4 तरीके के कॉम्बिनेशन बनेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे बनते हैं। ऑल्सो मैक्रो लेवल पर ऑलमोस्ट सारे के सारे मटेरियल्स होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक होता है। बट इफ यू विल सी ऑन द माइक्रो लेवल ऑल मटेरियल्स आर नॉन होमोजेनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक। ओके, मैक्रो लेवल पर तो सारे के सारे हम होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक कंसिडर करके चलेंगे, बट माइक्रो लेवल आप एटॉमिक लेवल पर पहुंच जाओ तो वहां पर होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक नहीं रहेंगे वो मटेरियल्स। ठीक है, यहाँ पर मटेरियल्स का मतलब अब सिर्फ मेटल से समझना आप लोग। ठीक, नेक्स्ट practically all combinations of these two properties are possible as follows। homogeneous और isotropic का चारों के चारों कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं? लेट अस से दैट दिस इज अ मटेरियल, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है। ये इन सारी डायरेक्शन में सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, सारी डायरेक्शन में सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, बट इस डायरेक्शन में अलग अलग पॉइंट्स पर सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो दिस इज नॉन होमोजेनियस बट दिस इज आइसोट्रोपिक बिकॉज इन ऑल द डायरेक्शंस देयर आर सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको देखो E1 E2 E3 E4 E5 E6, एक पॉइंट पर सारी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, दूसरे पॉइंट में सारी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, इट मीन्स ये आइसोट्रोपिक नहीं है। अलग अलग पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में देखो, यहाँ पर E1 है, यहाँ पे E4 है, इट मीन्स ये होमोजेनियस में नहीं है, सो इट इज नॉन होमोजेनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक।
नेक्स्ट देखो ये E1 E2 E3 E1 E2 E3 तो अलग अलग पॉइंट्स में सेम डायरेक्शन लेकर चलो। एक्स डायरेक्शन में E1 प्रॉपर्टी, वाई डायरेक्शन में दोनों पॉइंट्स पे E2 प्रॉपर्टी, जेड डायरेक्शन में दोनों पॉइंट्स पे E3 प्रॉपर्टी। सो दिस इज होमोजेनियस बट एट सेम पॉइंट एट वन पॉइंट सारी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज डिफरेंट है E1 E2 E3, सो दिस इज नॉन आइसोट्रोपिक। नेक्स्ट देखो दोनों पॉइंट्स पे हर डायरेक्शन में ई ही है सेम इलास्टिक। सो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अगर डायरेक्शंस में देखें तो प्रॉपर्टीज सेम है। एक पॉइंट पर अगर सारी डायरेक्शंस में देखें तब भी प्रॉपर्टीज सेम है। इट मींस दिस इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। ओके, so we have seen all the four combinations of homogeneous and isotropic materials. Next है लोड क्लासिफिकेशन। लोड हमने देखा था कि या तो फोर्स हो सकता है या फिर मोमेंट हो सकता है। अभी फोर्स की बात करें तो इनको भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन डिफरेंट बेसिस। So load it is an external force or moment experienced by the body. These loads are further classified as follows. First is based on the direction of load. सबसे पहला क्लासिफिकेशन है कि लोड के डायरेक्शन के बेसिस पर उनको क्लासिफाई कर दिया है। उनमें भी जैसे कि एक्सियल लोड या फिर लॉन्गिट्यूडिनल लोड हो सकता है, दूसरा हो सकता है ट्रांसवर्स लोड। अब एक्सियल लोड और लॉन्गिट्यूडिनल लोड कौन सा होता है? अगर लोड मेंबर के एक्सिस के पैरेलल अप्लाई कर रहे हो तो वो एक्सियल लोड या लॉन्गिट्यूडिनल लोड कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये एक मेंबर है आपका और इसका ये कौन सा सेक्शन है? ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है क्योंकि आप इसको लेंथ का लॉन्ग देख रहे हो। ठीक है। और ये इसकी एक्सिस हो गई। अब इस एक्सिस के पैरेलल जो भी लोड है वो एक्सियल लोड या लॉन्गिट्यूडिनल लोड कहलाएगा। ना हो ये भी एक्सियल लोड भी आपका टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द मेंबर, सो दिस लोड इज लॉन्गिट्यूडिनल या फिर एक्सियल लोड एंड इट इज टेंसाइल इन नेचर। अगर ये इस एरो इधर बाहर के बजाय अंदर की तरफ होता तो वो कंप्रेसिव नेचर का हो जाता, एक्सियल लोड ही हो सकता था। फर्दर इसको ये इसेंट्रिक भी हो सकता है और कंसेंट्रिक भी हो सकता है। अगर सीजी से पास हो रहा है तो कंसेंट्रिक, सीजी के अलावा कहीं से भी पास हो रहा है तो इसेंट्रिक। तो वन या फिर टू यहाँ पर ना मान के आप यही करना है। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये ओवरलैप हो जाता। तो वन और टू को अगर देखें तो ये एक्सियल लोड है और कंसेंट्रिक लोड है। 3 और 4 को भी अगर देखें तो ये भी हमारा एक्सियल लोड है बट दीज आर इसेंट्रिक लोड। ओके, नाउ दूसरा टाइप का लोड है ट्रांसवर्स लोड। दिस लोड इज बीइंग अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मेंबर। दिस इज द एक्सिस ऑफ द मेंबर और इसके परपेंडिकुलर जो भी लोड है वो आपका ट्रांसवर्स लोड की कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये फिफ्थ और जो सिक्स्थ है दैट इज ट्रांसवर्स लोड। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो हमें यहाँ पर वन अंदर जाता बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा और फिफ्थ इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, थर्ड और फोर्थ डॉट ही दिखेंगे क्योंकि वो अंदर जा रहे हैं पेपर के। सिक्स्थ हमें इस डायरेक्शन में दिखेगा। तो आप मेनली देखें तो लोड के डायरेक्शन के बेसिस पर इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ लोड। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडिनल या फिर एक्सियल लोड, दूसरा है ट्रांसवर्स लोड। लॉन्गिट्यूडिनल या एक्सियल लोड वो लोड होता है जो कि मेंबर की एक्सिस के पैरेलल लगता है। वो टेंसाइल या कंप्रेसिव हो सकता है, वो इसेंट्रिक या कंसेंट्रिक हो सकता है। दूसरा है ट्रांसवर्स लोड जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है। तो अब इनमें से देखें 1 2 3 4 5 6 इन सारे लोड्स में से देखें तो 1 2 हमारा 1 है एक्सियल टेंसाइल कंसेंट्रिक लोड, 2 है एक्सियल कंप्रेसिव कंसेंट्रिक लोड, 3 है एक्सियल इसेंट्रिक टेंसाइल लोड, 4 है एक्सियल इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड, फिफ्थ और सिक्स्थ हमारा ट्रांसवर्स लोड हो गया। तो ठीक है, based on the direction of load we have classified the load into two categories. Next classification is based on the extent of loading. लोडिंग का एक्सटेंट कितना है उनके बेसिस पर वी कैन क्लासिफाई आवर लोड्स इनटू पॉइंट लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब पॉइंट लोड कौन सा होता है? If the load acts comparatively on a smaller area, it is termed as point load.
अगर लोड हमारा कंपैरेटिवली स्मॉलर एरिया पर लग रहा है एज कम्पेयर टू द मेंबर, तो हम उसको पॉइंट लोड बोल देंगे। एंड इफ द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्जर एरिया, इट इज टर्म्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। फॉर एग्जांपल, ये कॉलम है और ये फाउंडेशन है, इस पर आपका पॉइंट कॉलम से जो भी लोड आ रहा है ऊपर से, वो कंपैरेटिवली स्मॉलर लोड स्मॉलर एरिया पर लग रहा है, तो वो पॉइंट लोड बन जाएगा। नेक्स्ट, जो सॉइल का प्रेशर आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्जर एरिया है, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी आपका वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। हमने बेस्ड ऑन द लोड based on the area on which our load is acting, we have classified the load into two: point load और distributed load. Point load जब एरिया कंपैरेटिवली स्मॉलर हो और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब एरिया कंपैरेटिवली लार्जर हो। Next classification of the load is based on the dimensions on which it is acting. फर्स्ट इज बॉडी या फिर वॉल्यूम लोड, सेकंड इज सरफेस लोड, या थर्ड है लाइन लोड। इनमें जैसे कि वॉल्यूम या बॉडी लोड वो है जो थ्रू आउट वॉल्यूम आपका एक्ट करता है, सरफेस लोड जो किसी सरफेस पर एक्ट कर रहा हो, और लाइन लोड जो किसी एक डायमेंशन पर एक्ट कर रहा हो। सो बॉडी या फिर वॉल्यूम लोड की बात करें, इट इज द लोड विच एक्ट्स ओवर द वॉल्यूम और बॉडी, पूरी वॉल्यूम पर वो एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ वेट, वो पूरी की पूरी बॉडी पर एक्ट कर रहा है सेल्फ वेट, ठीक है, पूरी वॉल्यूम पर एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है बॉइंट वेट। अगर कोई भी बॉडी को आप किसी भी फ्लूइड में डालते हो, तो एक्चुअल जो उसका वेट है और उसमें से बॉयंसी फोर्स माइनस करके जो फाइनल वेट उसका आता है, उसको बॉइंट वेट कहते हैं। दैट इज ऑल्सो वॉल्यूम लोड। Third is centrifugal force. It is also acting throughout the volume, so it is also the volume load. Next है surface load. तो ये वो लोड है जो कि सिर्फ which acts over the surface. For example, drag force. Drag force only acts along the surface. Shear force. Next है line load. It is the load which acts on over length या फिर one dimension. एक ही डायमेंशन के अलॉन्ग ये लोड एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, रेल रोड लोड और सरफेस टेंशन आपका सर्कुलर पेरीफेरी पर भी लग सकता है। सरफेस टेंशन तो वन डायमेंशन, इट डजंट मीन नेसेसरी मीन दैट स्ट्रेट ही होना चाहिए, आपका कर्व्ड भी हो सकती है, बट वन डायमेंशन ही होना चाहिए। अगर इन तीनों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें, तो सपोज लेट अस से दैट दिस बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, ओके। So first its self weight is acting. So the self weight is the body or volume load. Second one is some drag force और shear या friction force भी हम उसे बोल सकते हैं, that is acting. So this load is acting over the surface and it is known, it will come under the category of surface load. And third one is some surface tension force. It will act along this periphery, circular periphery, that is one dimension only. So it will come under the category of line load. Okay. So we have classified our load based upon the dimensions on which it is acting. Body or volume load, drag, surface load or line load. Okay. Next classification is based on the variation of load with respect to time. लोड कैसे वेरी करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उसके बेसिस पर वी हैव क्लासिफाइड द लोड इनटू टू कैटेगरीज: स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड। A load is said to be static if its magnitude, direction and point of application do not changes with respect to time. अगर टाइम के रिस्पेक्ट में लोड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज नहीं कर हो रहा है, तो वो स्टैटिक लोड की कैटेगरी में जाएगा। फॉर एग्जांपल, सेल्फ वेट, कितने भी टाइम तक उसे ऑब्जर्व कर लो, वो सेम ही रहेगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट, डायनेमिक लोड। अ लोड इज सेड टू बी डायनेमिक इफ एनी ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम
वेरिएशन देख रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अगर किसी भी लोड का मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारा डायनेमिक लोड की कैटेगरी में चला जाएगा। इसके एग्जांपल हो सकता है विंड लोड, विंड की डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज होता है, सीस्मिक लोड, वेव लोड, ऑल दिस विल कम अंडर द डायनेमिक लोड। अब अगर इस लोड को देखें तो ये हमारा क्या कहलाता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, but this will not come under dynamic load. Why? Because it is not varying with respect to time, it is not changing with respect to time. किसी भी टाइम पर देख लो, किसी भी पॉइंट पर आपके डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो दिस विल कम अंडर द स्टैटिक लोड एंड नॉट द डायनेमिक लोड, बिकॉज static and dynamic load are classified based upon the variation with respect to time. Okay, इसका एग्जांपल देखें तो एक बिल्डिंग लो, उसमें जो सेल्फ वेट एक्ट कर रहा है दैट इज स्टैटिक लोड, और उसमें जो विंड लोड एक्ट कर रहा है दैट इज डायनेमिक लोड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा बेस्ड अपॉन द लोड एप्लीकेशन टाइम। लोड आपका कितने टाइम तक अप्लाई कर रहे हो, बेस्ड अपॉन दैट वी हैव क्लासिफाइड द लोड इनटू 4 कैटेगरीज, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड या फिर कॉजी लोड, सडनली अप्लाइड लोड, इम्पैक्ट लोड या फिर शॉक लोड। ओके, let us see these loads one by one. First one is gradually applied load, जिसको quasi load भी बोला जाता है. It is the type of load which reaches its maximum value in infinite time. ये वो लोड है जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट टाइम पर रीच करता है। अचानक से आपने पूरा मैक्सिमम लोड नहीं लगाया है, इन ग्रेजुअली अप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, अगर हम हमारे सीमेंट को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट करते हैं तो उस पर ग्रेजुअल लोड अप्लाई करते हैं हम 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट की रेट से, एंड वी विल इंक्रीज इट टिल द फेलियर ऑफ द सीमेंट ब्लॉक। तो ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की कैटेगरी में चला जाएगा, जिसमें लोड एप्लीकेशन लोड अपनी मैक्सिमम वैल्यू को इनफाइनाइट टाइम पे रीच करता है। ठीक है, जीरो से मैक्सिमम वैल्यू एक लार्ज टाइम में वो रीच करता है। ओके, नेक्स्ट है सडनली अप्लाइड लोड। ये वो लोड है विच रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू इंस्टेंटली, इंस्टेंटली उसकी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी व्हीकल पर आपने ब्रेक लगाया तो दैट लोड ऑन द पेमेंट विल बी सडनली अप्लाइड लोड। अगर किसी हैमर से आपने एक बार स्ट्राइक किया है किसी भी बॉडी पर, तो दैट इज सडनली अप्लाइड लोड। ओके, नेक्स्ट है इम्पैक्ट लोड। In this type of loading, the time gap of application of load is small and relative velocity exists between loading and loading member. Impact load वो है जिसमें आप बार बार again and again you will apply sudden loading. Okay, so for example you are striking a hammer multiple number of times. एक small fixed interval के बाद में आप मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स में लोड अप्लाई कर रहे हो, ठक 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 ठक, दैट इज इम्पैक्ट लोड। और सडन लोड क्या है, आपने एक बार ही उस पर अप्लाई किया है ठक, दैट इज सडन लोड। ओके, सो इम्पैक्ट लोड और सडन लोड में आपने डिफरेंस समझ में आ रहा है। किसी को एक बार थप्पड़ मारा दैट इज सडन लोड, किसी को बार बार थप्पड़ मार रहे हो एक पर्टिकुलर इंटरवल के स्मॉल इंटरवल के बाद में, दैट इज योर इम्पैक्ट लोड। ओके, नेक्स्ट है शॉक लोड। इट इज द टाइप, हाँ इसमें एक बार और, इन दिस टाइप ऑफ लोडिंग द टाइम गैप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड इज स्मॉल। जब लोड अप्लाई कर रहे हो तो उनके बीच का टाइम गैप स्मॉल है, एंड देयर एग्जिस्ट रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन लोडिंग एंड लोडिंग मेंबर। जो भी फोर्स आप लगा रहे हो और जिस मेंबर पर लगा रहे हो उनके बीच में कोई ना कोई रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि आप स्मॉल स्मॉल इंटरवल के बाद में वापस उस पर पटक रहे हो लोड को। ठीक है, so impact load is clear. Next है shock load. It is the type of load for which rate of application of load is very high and time of application is very less. ये बिल्कुल शॉक की तरह से, फॉर एग्जांपल मोबाइल या लैपटॉप का फट जाना, उसमें रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड तो बहुत ज़्यादा हाई है और टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो बेस्ड अपॉन द टाइम इन विच आर लोड इज applied, that is load application time, we have classified the load into 4 categories: gradually applied load, suddenly applied load, impact load and shock load. That's it for today.